हेलो एवरीवन, आज डेट है 27 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मेकेदातु प्रोजेक्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश चैनल को लेकर के, तो इंग्लिश चैनल को अगर हम मैप में व्यू करें, इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन का पार्ट है। इंग्लिश चैनल आइलैंड ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस को सेपरेट करने का काम करता है और अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इंग्लिश चैनल का जो नैरोएस्ट पार्ट है, जिसको स्ट्रेट ऑफ डोर के नाम से जानते हैं, ये जो इंग्लिश चैनल है वो वर्ल्ड में बिजीएस्ट शिपिंग एरिया के रूप में लोकेटेड है। यहाँ पर कुछ ये जो इंग्लिश चैनल वाला जो एरिया है, वहाँ पर कुछ इशू क्रिएट हुए, जिसके बाद में ब्रिटेन ने और फ्रांस ने अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट पास किए, जिसकी वजह से इंग्लिश चैनल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है स्पेसिफिक 2 स्टेट्स को लेकर के, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर जो भी रिलीजन से रिलेटेड जो भी यहाँ पर असेंबली क्रिएट की जा रही हैं, जिनको धर्म संसद के नाम से हम जानते हैं, कुछ टाइम पहले अगर हम देखें तो इसको लेकर के काफ़ी बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। तो उस टाइम हरिद्वार में इस तरीके की जो धर्म संसद है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और अभी प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का वर्क चल रहा है, और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके की एक्टिविटी कंडक्ट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरीके की जो धर्म संसद इवेंट्स हैं वो कम्युनल हेट को इंक्रीज करती हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों स्टेट्स को अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्ट करना है कि ये जो कम्युनल हेट जो है उसको हम रोक सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आप किसी इन तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए क्या प्रिवेंटिव एंड क्या प्यूनिटिव रिफॉर्म्स या फिर एक्टिविटीज़ क्रिएट करते हैं, उन सभी की जानकारी हमें आपको मतलब एक तरीके से बताना है कि किस तरीके से आपका प्रोसीजर चल रहा है, जिससे ये जो धर्म संसद इवेंट जो हैं वो रोके जा सके। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो, स्पेसिफिक किसी एक रिलीजन के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे इंडिया में हमारी जो कंट्री है उसमें जो भी रिलीजन रहते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो, सभी को जो फ्रीडम दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उस फ्रीडम के साथ में वो रह सके, अपने हर प्रोसीजर को, अपनी हर कस्टम ट्रेडिशन को फॉलो कर सकें, लेकिन उनकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से अदर जो रिलीजन है उसको कोई भी क्लैश क्रिएट ना हो, कोई भी जो इस तरीके की एक्टिविटी है, कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी जो है वो क्रिएट ना हो। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि हम हर रिलीजन को लेकर के स्टेटमेंट दिया है, लेकिन सिर्फ आपको ये करना है कि इस तरीके की रिलीजन बेस्ड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए, ताकि जिससे जो हेट एक्टिविटीज़, जो भी कम्युनल हेट जो है, रिलीजन हेट जो है, रिलीजन डिसहार्मनी जो है वो क्रिएट होती है, उसको रोका जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोविड की वैक्सीन को लेकर के है। 5 से 12 साल की एज के जो बच्चे हैं उनको लेकर के कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, न्यू आईटी रूल बनाए जा रहे हैं, न्यू आईटी लॉ जो है उसको बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें बताया गया है कि मई में उसका जो एक आउटलाइन है, एक आउट स्ट्रक्चर जो है वो क्या उसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होगा, उसको क्या प्रपोज किया जाएगा, उसको आउटलाइन किया कर दिया जाएगा कि इन पॉइंट्स को मेजरली इसमें फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी रायसीना डायलॉग को लेकर के है। रायसीना डायलॉग का ये सेवन्थ एडिशन है, और इसमें क्या होता है कि पूरे ग्लोबली लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए या फिर अदर लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर, जो भी पोजीशन पर, जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए या फिर ग्लोबली लेवल पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो सभी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ग्लोबली लेवल पर कौन कौन से क्राइसिस, कौन कौन से इशू चल रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो कुछ इवेंट्स जैसे कि पेंडेमिक, कोविड, जिसकी वजह से ग्लोबली लेवल पर हम इम्पैक्ट हुए,
वायलेंस एक्टिविटीज़ जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, अफगानिस्तान में भी जो इशू क्रिएट हुआ था उसकी वजह से ग्लोबली लेवल पर इशू देखने को मिला। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो वेस्टर्न गेस्ट हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी यहाँ पर गेस्ट हमारे रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं, उनको अगर हम बताएं तो इन चैलेंजेस के बाहर भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन पर अगर हम फोकस करें तो वहाँ पर कुछ अदर ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको भी आपको यूक्रेन क्राइसिस से बाहर जा कर के उनको भी आपको देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर यूपी के सीएम ने अपने मिनिस्टर्स को और जो भी वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, चाहे आईएएस हैं या फिर पीसीएस ऑफिसर्स हैं, उन सभी को बोला है कि आपको अपनी एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर करनी है। उन्होंने ये बातें रखी कि देखो, जब भी आप अपनी एसेट्स डिक्लेयर करोगे इससे जो ट्रांसपेरेंसी है वो सामने आएगी और जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उससे ये होना चाहिए कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी को अगर हमें अपग्रेड करना है तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करप्शन जो है वो जीरो होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर पता चलना चाहिए कि जो भी ऑफिसर्स हैं, वो जो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ओके, और इस तरीके की जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर यहाँ पर एक इंसिडेंट है। इस एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हो कि हम इस साल 2022 में 15 अगस्त को 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आंध्र प्रदेश की एक इंसिडेंट है जिसमें एक फार्म वर्कर है जो मैंगो के आम के बगीचे में, आम के बाग में काम करता है। मंथली 4000 रुपीज़ कमाता है। उनके बेटे की डेथ हो जाती है लीवर डिसऑर्डर की वजह से, और जब वो वापस अपने नेटिव विलेज उसको ले जाना चाहते हैं तो एम्बुलेंस का चार्ज जो है वो 20,000 होता है। वो पर मंथ 4000 कमाते हैं। उसके बाद में वो अपनी बाइक पर ही अपने शोल्डर के ऊपर अपने बेटे को अपने घर लेकर के आते हैं। ये ऐसी एक्टिविटी है जो हमें शो करती है कि आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे इंडिया में कमी है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर ये लगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो अभी भी हमारे लिए एक तरीके से हाल्ट क्रिएट करती हैं या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल का आप यूज़ कर सकते हो कि अभी भी इंडिया को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बेसिक फाउंडेशन पर बहुत ज़्यादा, ग्रास रूट लेवल पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर आप सभी को पता है कि ट्विटर को इलोन मस्क ने अपने यहाँ पर ले लिया है। $44 बिलियन में ये जो भी डील है वो फाइनल हुई है। अब इसमें इलोन मस्क ने एक इम्पोर्टेंट उन्होंने ट्वीट किया कि मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर, कि मेरे जो ट्विटर है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जो मेरे क्रिटिक्स हैं वो भी बने रहेंगे। मतलब उन्होंने एक तरीके से जो फ्री स्पीच है, मीन्स जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रेगुलर करने की बात रखी है कि ट्विटर पर जिस तरीके से सभी लोग अपनी जो भी स्टेटमेंट या किसी भी इशू को लेकर के अपनी बात रखते हैं वो रेगुलर इसी तरीके से चलता रहेगा। हालांकि आने वाले टाइम में क्लियर होगा कि ट्विटर जो है वो किस तरीके से फ्री स्पीच को प्रमोट करेगा और जो भी हेट स्पीच है उसको किस तरीके से काउंटर करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है वो फ्रांस में अभी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं तो यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन दोबारा से वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो री इलेक्ट हुए हैं। तो इसको लेकर के जो राइटर है उन्होंने बोला है कि फ्रांस को लेकर के बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस है कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट हैं जो री इलेक्ट हुए हैं उनको किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलर करना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मिशन अंत्योदय के बारे में है। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल में शुरुआत इस तरीके से की गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट को ये बात बोलता है कि आप जो भी प्लान्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए आप प्लान को प्रिपेयर कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ये लोकल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है और आर्टिकल 243G एंड 243W जो है ये पावर देता है लोकल गवर्नमेंट को। अब बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं लोकल लेवल पर वो काम करते हैं, जिसमें ग्राम सभा है, जिसमें पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है उसकी फैसिलिटी मिलती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो भी काम करती है, वो बॉटम अप अप्रोच के साथ में काम करती है। स्पेटियल डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर काम किया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन है जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इक्विटी को
मतलब इम्प्लीमेंट करने का, इंश्योर करने का काम करता है। इसके अलावा जो भी लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर वीमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। अभी 1/3 रिजर्वेशन जो है वो हर स्टेट में दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 50% जो रिजर्वेशन है वो भी वीमेन को दिया जा रहा है। पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है कि कहाँ पर कौन सी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। जैसे कहीं पर SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर ST की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसके बेसिस पर पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर कोशिश की जाती हैं ताकि जो भी गोल डिसाइड किया गया है उसको किस तरीके से हम प्रमोट कर सकें। अब यहाँ पर कुछ अदर एक्टिविटीज़ के बारे में भी शो किया गया है कि देखो इससे क्या होगा कि जब भी हम लोकल लेवल पर बहुत सारी बेसिक चीज़ें वर्क करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा रूरल इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा और जो सोशल जस्टिस जो है उसको भी हम अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। अब ये जो आर्टिकल है वो कुछ पॉइंट्स के बारे में रखता है कि 2017-18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन अंत्योदय जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया था और इसके लिए ये जो मिशन अंत्योदय जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर काम करने की बात रखी गई थी। ओके, यहाँ पर ग्रेट प्रॉमिस किया गया था कि हमारे जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और जो भी बेसिक पॉइंट्स के ऊपर जो वर्क किया जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्ट एज द नोडल एजेंट्स टू टेक द मिशन फॉरवर्ड। इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने का और उसको आगे तक पहुँचाने का जो काम है वो इन दोनों मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता था। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 में वो मतलब कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल बात भी रखी गई है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ये है कि मिशन अंत्योदय जिसमें ये प्रोजेक्ट काम किया गया था कि देखो जो भी बेसिक लेवल पर हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि राइटर का ये बोलना है कि अभी भी जो बेसिक लेवल पर जो भी इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जानी थी वो अभी तक ढंग से काम नहीं हो पाया। पहले 2019 तक इसमें टारगेट रखा गया था कि 2019 तक हम क्या करेंगे, जो भी बेसिक लेवल पर प्रोविजंस है उन सभी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए। अब 2022 तक इसका टारगेट कंप्लीट करने की बात की गई है, लेकिन 2022 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और अगर हम बात करें कि किन किन की प्रोविजन पर काम हो चुका है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर काम नहीं हो सका है। तो राइटर का ये बोलना है कि केरला में जिस तरीके का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर रूरल लेवल पर या फिर अगर हम बेसिक लेवल पर बात करें तो जिस तरीके से जो मिनिस्ट्रीज लेवल है, जो डिपार्टमेंट है, वो जिस तरीके से कोऑपरेशन और इंटीग्रेटेड फॉर्म में वर्क करते हैं उसी तरीके से हम अदर स्टेट में भी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो मिशन अंत्योदय जो प्रोग्राम जिसको जिस टारगेट के साथ में, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में लॉन्च किया था, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में उसको हाल्ट कर दें और फिर किसी अदर मिशन के ऊपर वर्क किया जाए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है, कल भी हमने डिस्कस किया था, USCIRF ने अपना एक इंडेक्स पब्लिश किया है। ओके, 2022 की उनकी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। किसी भी कंट्री में किस रिलीजन को किस तरीके से फ्रीडम दी जाती है या फिर धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेसिस पर कितनी फ्रीडम है, इसको लेकर के यूनाइटेड स्टेट जो कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस रिफॉर्म वो अपनी एनुअल रिपोर्ट लेकर के आए हैं और उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की जो डेजिग्नेशन है, एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, इसके साथ में इंडिया के साथ में 15 कंट्रीज़ और हैं इस कैटेगरी में शामिल, जहाँ पर इस कैटेगरी का मतलब ये होता है कि वो कंट्री जहाँ पर रिलीजियस बेसिस पर अगर हम देखें तो काफ़ी गवर्नमेंट ने जो भी आज तक में जो भी प्रॉमिस किए हैं उन सभी प्रॉमिसेस को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई है। मतलब रिलीजन के बेसिस पर वहाँ पर जो फ्रीडम है वो काफ़ी कम है। ओके, इसका मतलब ये है। ओके, तो सबसे पहले तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट देखते हैं। USCIRF जो है वो एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीशन बॉडी है जिसको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के द्वारा क्रिएट किया गया था, और इसका मेन काम ये है कि ग्लोबली लेवल पर जो भी फ्रीडम वायलेशन होता है रिलीजन के बेसिस पर उसको मॉनिटर किया जाए और कुछ रिकमेंडेशन बनाई जाए प्रेसिडेंट के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कांग्रेस के लिए, और ये जो पॉलिसी रिकमेंडेशन जो भी होती है उनके लिए काम करता है ये। ओके, इट इज़ ए कांग्रेसनली
क्रिएटेड एंटिटी नोट एन एनजीओ और एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एग्जाम में यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पेसिफिक इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें ये जो भी स्पेसिफिक जो टर्म्स है इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो पूछ लेंगे। वो आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि यूएससीआईआरएफ एक क्या है, एनजीओ है। तो आपको पता होना चाहिए वो है ना तो एनजीओ है, ना ही एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये आपको बेसिक फैक्ट जो है पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो भी एक्टिविटीज़ जो भी इनके द्वारा एनुअल रिपोर्ट आई है, इससे पूरे ग्लोबली लेवल पर किस कंट्री की क्या पोजीशन है वो क्लियर होती है। IRFA जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल बेसिस पर जो भी नॉलेज होती है या फिर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, फॉरेन अफेयर्स को लेकर के, डायरेक्ट एक्सपीरियंस अब्रोड, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इन सभी के बेसिस पर ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जिसमें इंडिया को भी शामिल किया गया है, इससे ये पता चलता है कि उस कंट्री में जो भी रिलीजन है उनको फ्रीडम के बेसिस पर, इसके अलावा अगर हम बात करें विच आर डिफाइंड एज सिस्टमेटिक, ऑनगोइंग, इग्रेसियस, इसके अलावा वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब रिलीजन के नाम पर जो भी फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए थी वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में क्रिएट होती हैं। ओके, द अदर डेजिग्नेशन फॉर लेस सीरियस वायलेशन इज स्पेशल वॉच लिस्ट। मतलब यहाँ पर जो अपनी रिपोर्ट वो पब्लिश करते हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं और किस कंट्री में किस तरीके से रिलीजन के बेसिस पर वहाँ के जो वर्क्स हैं, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट और वर्क कर रही हैं, उसी के बेसिस पर उनको इन कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनको भी इसी कैटेगरी में शामिल किया गया है उनके नेम है इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सीरिया, वियतनाम। ओके, और जो स्पेशल वॉच लिस्ट में जिन कंट्री को रखा गया है उन कंट्रीज़ के नेम है अल्जीरिया, क्यूबा, निकारागुआ, अजरबैजान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, टर्की एंड उज्बेकिस्तान। ओके, देखो अब इससे इस लिस्ट से क्या होगा। अब पहली बार तो ऐसा है नहीं कि इंडिया को इस लिस्ट में डाला गया है, ये थर्ड टाइम है कि इंडिया को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इशू चल रहा है उसमें जो इंडिया का स्टैंड रहा है, रशिया ने बहुत सारी यूएन में कुछ रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने ऑब्स्टेन पॉलिसी को फॉलो किया। तो यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर कि आपके यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पर इतनी वायलेशन है, इतनी फ्रीडम को ख़त्म किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो भी इफेक्ट हो रही है और इसकी वजह से यूएस और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो ही जो हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया था रायसीना डायलॉग को लेकर के, उसके बारे में ही यहाँ पर बताया हुआ है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ने कल हमने डिस्कस किया था, कुछ डाटा आए थे एडिटोरियल पेज पर, उसमें ये बताया गया था कि अगर हमारे इंडिया में अगर हम बात करें CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कुछ अपनी रिपोर्ट रखी थी द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। उन्होंने ये बताया था कि हमारे इंडिया में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका लेबर फोर्स में जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। मतलब एक लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द यूथ पॉपुलेशन जिसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए था लेबर फोर्स में, लेकिन उससे कंपैरिजन में काफ़ी कम लोग जो हैं वो लेबर फोर्स में इंक्लूडेड हैं। तो इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी डाटा रखे गए हैं वो गलत हैं। इस तरीके के जो डाटा हैं वो प्रेजेंट टाइम में मतलब जितनी जॉब्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग जितना वर्क हो रहा है, जितनी पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन है, वो एक्चुअल डाटा जो है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं किए गए हैं। CMIE ने ये जो रिसेंट रिपोर्ट में ये अपने डाटा रखे हैं, तो CMIE से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है जो सर्व करता है बोथ एज एन इकोनॉमिक थिंक टैंक एज वेल एज बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी। मतलब दोनों तरीके से काम करता है, एक तो इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में भी काम करता है और बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी के रूप में भी काम करता है। 1976 में इसको फाउंड किया गया था। नरोत्तम शाह इसके फाउंडर, इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई इंडिया में है।
ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज 2 सुनवाई करेगा। 2 सेडिशन को लेकर के, सेडिशन जो चार्जेस हैं उनको लेकर के 2 पिटीशन फाइल हुई है और दोनों पिटीशन को लेकर के यहाँ पर फाइल क्वेश्चनिंग जो है या फिर उसको हियरिंग जो है वो यहाँ पर होगी। देखो, हमारे जो CJI हैं उन्होंने पहले भी बोला है कि जो सेडिशन लॉ है वो कॉलोनियल एरा रूल है, कॉलोनियल एरा लॉ है, इसको हमें रिप्लेस किया जाना चाहिए क्योंकि ये वो ही लॉ है, कॉलोनियल लॉ है जिसका यूज़ किया गया था महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के टाइम में, और अभी हम प्रेजेंट टाइम में 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को गेन कर रहे हैं, इस साल कंप्लीट कर लेंगे। और अभी भी अगर हम कॉलोनियल रूल को या कॉलोनियल लॉ को रेगुलर कर रहे हैं तो ये गलत है। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में किस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारे एक्ट्स जो हैं, ये सारे कंप्लीट जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब सेडिशन लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। ये जो आर्टिकल है वो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। सेडिशन लॉ एंड फ्री स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर सेडिशन लॉ की जो हिस्ट्री है उसको हम देखेंगे। देखो, हमारे IPC जो है, इंडियन पीनल कोड, उसके सेक्शन 124A में सेडिशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सेडिशन जो है वो एक पनिशेबल एक्ट है। इसमें या तो इम्प्रिजनमेंट होती है 3 साल की, लाइफ टाइम भी हो सकती है, एक फ़ाइन भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या फिर दोनों, आपको जेल भी हो जाएगी और आपके ऊपर एक फ़ाइन भी इम्प्लीमेंट होगा। सेडिशन लॉ को 1870 में ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में 1948 के टाइम में, 1947 के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ड्रॉप कर दिया गया। जो सेडिशन जो वर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से तो डिसअपियर कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया तो उससे रिमूव कर दिया गया। लेकिन और आर्टिकल 19 सब क्लोज 1 जो है उसमें फ्रीडम दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन IPC जो है उसके सेक्शन 124A में इसको शामिल कर लिया गया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हटा दिया गया लेकिन सेक्शन 124A में इसको रखा गया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो फर्स्ट अमेंडमेंट लेकर के आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन्होंने जो फ्रीडम दी थी आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इस आर्टिकल में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ यहाँ पर नई चीज़ें इंसर्ट की गई और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि आपको फ्रीडम तो है, लेकिन जब बात आती है कंट्री की या फिर सोसाइटी की, अगर वहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं आपके स्पीच की वजह से, तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। उसके बाद में 1962 में केदारनाथ केस हुआ और उस केस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उन्होंने सेडिशन लॉ को वैलिडिटी प्रोवाइड कर दी। उसमें ये बोला कि अगर आर्टिकल 120 सेक्शन 124A जो है वो आपके, अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स क्रिएट किए हैं, आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है, और आपकी टेंडेंसी ऐसी है कि सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट किए जाएं, तो आपके जो भी वर्ड्स हैं उनको पेनलाइज्ड किया जाएगा। और अभी अगर हम NCRB डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में सेडिशन UAPA एक्ट के अंडर बहुत सारे केस रजिस्टर होते हैं, लेकिन हालांकि अगर हम देखें तो उन केसेस में से जो कन्विक्शन में जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ 3% कन्वर्जन ही देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि बहुत सारे केसेस जो हैं वो फॉल्स तरीके से रजिस्टर होते हैं। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में जो भी कॉलोनियल एरा रूल जो है उसको, उस लॉ को हमें रिप्लेस करना है और प्रेजेंट टाइम की जो सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। कर्नाटका में कुछ टाइम पहले हिजाब को लेकर के कुछ इशू क्रिएट हुआ था। कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये भी बोला था कि अपना जजमेंट में ये बात डिक्लेयर की कि जो हिजाब जो है वो जिस तरीके से सिख रिलीजन में जो टर्बन वो कैरी करते हैं और उनका इंटीग्रल पार्ट है उनकी रिलीजन का, उस तरीके से हिजाब जो है वो इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। हालांकि उनके इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही लगभग 2 दिन के अंदर जो है वो इस हिजाब इशू को लेकर के डिस्कशन जो है, पिटीशन को लेकर के सुनवाई, हियरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, आर्टिकल 25 के बेसिस पर भी इसको चैलेंज करने की कोशिश की गई थी। आर्टिकल 25 में क्या होता है कि किसी भी रिलीजन की आपकी जो कस्टम्स है, जो ट्रेडिशन है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने ये बात बोली थी कि देखो जिस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे सेक्ट होते हैं जहाँ पर कुछ एक्टिविटी होती हैं, लेकिन पहले उनको फॉलो नहीं किया जाता था, बाद में उसको परफॉर्म किया जाने लगा। तो यहाँ पर जुडिशरी ने टाइम टू टाइम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को हाल्ट करने की कोशिश की है, और इसी
पॉइंट को लेकर के, जो हिजाब जो है उसको लेकर के भी ये बात रखी कि इस्लाम जो है उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है हिजाब को कैरी करना, कुछ लोग कैरी करते हैं, कुछ जो वीमेन है, गर्ल्स जो हैं उसको कैरी नहीं करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 14 पर, एक सेकेंड, यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें देखो CGI हमारे जो हाई कोर्ट है उसमें कहीं पर डिस्कशन चल रहा है और उसमें इन पॉइंट्स को रखा गया कि देखो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी जुडिशरी के जो इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर बहुत सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए ताकि जो भी प्रोसीजर है, ताकि जब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेंचेज हैं वो एक टाइम में काम कर पाएंगी, जल्दी से जल्दी जितने हमारे केसेस रजिस्टर हैं उनका हम सॉल्यूशन कर पाएंगे और जो एक पाइलअप देखने को मिलता है केसेस का वो काफ़ी कम हो पाएगा और स्पीडी नेचर में जो भी जस्टिस दिया जाना चाहिए वो भी इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। तो यहाँ पर जो हमारे CGI हैं उन्होंने बोला है कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी तरफ से कि कंट्री लेवल पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हैं उन सभी को सॉल्व किया जा सके। ओके, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि हम चाहते हैं कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके ताकि जो भी जुडिशियल फैसिलिटीज़ हैं, ताकि एक्सेस टू जस्टिस को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। ओके, और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने लास्ट ईयर कुछ देखा था कि मुंबई का जो एरिया है वहाँ पर कुछ पावर आउटेज देखने को मिला था। ओके, तो यहाँ पर कल भी ट्यूसडे को भी इसी तरीके का इशू देखने को मिला और लास्ट ईयर भी इसी तरीके का कुछ इशू देखने को मिला था कि अचानक से वहाँ पर पावर जो है वो गायब हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुए थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी इशू हुआ उसको लेकर के डिक्लेरेशन किया गया है कि टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिला था। लास्ट ईयर या पहले जो इफेक्ट देखने को मिला था उसको लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि चाइना ने यहाँ पर जो अपनी तरफ से कुछ मालवेयर अटैक करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो जो टेक्निकल जो इशू क्रिएट हुआ, वहाँ पर जो हर्डल्स क्रिएट हुई, वो उसी का परिणाम था, उसी का नतीजा था। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कोविड के टाइम में यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो जब पहला कोविड आया, कोविड का जब यहाँ पर केसेस बढ़ने लगे, उसके बाद में पेंडेमिक जब ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ तो उसके बाद में हमने देखा कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई। और लॉकडाउन जब सिचुएशन आई तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपने यहाँ पर कुछ डाटा रखे हैं कि 13,000 डिस्ट्रेस कॉल हमने उस टाइम रिसीव किए थे, जिसमें 11,000 जो कॉल थे वो फूड और शेल्टर को लेकर के थे। मिनिस्ट्री ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये बात रखी है कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर किस तरीके से काम किया। हमने 14 लाख लोगों को हाउस प्रोवाइड करने की कोशिश की, 41,000 जो लोग हैं ओके उनको रिलीफ कैंप और शेल्टर्स जो है वो उनके लिए सेटअप किए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया गया कि जो भी ग्लोबल एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा कि जो भी इशू क्रिएट हुए कंट्री में, इस तरीके के जो वेरियस मेजर्स इम्प्लीमेंट करने की बात आई या फिर जो हमारी अप्रोच थी उसमें जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी उसकी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ी, वो सारी जो भी अपनी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ यहाँ पर की, उन सभी के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। फॉरेन पेज पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए यूएस जो है वो वेपन समिट को होस्ट कर रहा है। ओके, एक तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड वार की वार्निंग दे रहा है मॉस्को, उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएस की जो मीटिंग है इसमें नाटो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो यहाँ पर डिस्कशन हो सकता है कि किस तरीके से रशिया को काउंटर किया जाए, यूक्रेन को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाए ताकि वहाँ के जो इशू हैं उनको काउंटर किया जा सके। यहाँ पर मिस्टर ब्लिंकेन उन्होंने एक बात बोली है कि हम प्रेजेंट टाइम में ये चाहते हैं कि देखो जो भी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, हम चाहते हैं कि सभी कंट्रीज़ रशिया के साथ में अपने रिलेशन बंद कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है, सैंक्शंस लगाने की बात नहीं है। डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग हमें फोकस किया जाना चाहिए कि जो भी इशू हैं उनको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, किस तरीके से इस इशू को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।